नेक्स्ट हमारा जो है क्रिमिनोलॉजी 2023 के पेपर को डिस्कस करेंगे। इसका पहला हमारा क्वेश्चन हमारे पास है, स्कोप ऑफ क्रिमिनोलॉजी एज अ साइंस। किसी भी सब्जेक्ट को स्कोप को डिफाइन करने से पहले आप को चाहिए कि उसकी डेफिनेशन कर लें। तो हम क्रिमिनोलॉजी को एज अ साइंस डिफाइन करेंगे। हम हमेशा क्रिमिनोलॉजी किस तरह से डिफाइन करते हैं कि इट इज़ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ क्राइम, क्रिमिनल बिहेवियर एंड द सोसाइटल रिस्पॉन्स टू क्राइम। यानी कि क्राइम, उसकी कॉजेज, इम्पैक्ट्स इसमें आ जाएगा, ठीक है, और हाउ सोसाइटी रिस्पॉन्स टू क्राइम, ठीक है। तो इसको हम इसमें जो है वो वेरियस डिसिप्लिन्स आ सकते हैं, जस्ट लाइक मेथडोलॉजीज वगैरह को डिस्कस करने की। ये एक इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड है, ठीक है। क्रिमिनोलॉजी के स्कोप की बात करें तो हम पहले तो पहला जो इसका पॉइंट हो सकता है वो होता है स्टडी ऑफ क्रिमिनल लॉ। इसमें जो क्रिमिनोलॉजी है वो क्रिमिनल लॉ को स्टडी करती है, लीगल फ्रेमवर्क्स को स्टडी करती है, फिर ये स्टडी करती है कि क्रिमिनल बिहेवियर को कंट्रोल करने के लिए या उसको कॉज करने के लिए लीगल फ्रेमवर्क्स की क्या अहमियत है। फिर अब साथ ही लॉ इन्फोर्समेंट को स्टडी करती है, हाउ लॉज आर इन्फोर्स्ड, हाउ द रोल ऑफ लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज, ठीक है, लीगल प्रोसेसेस को ये स्टडी करती है। नेक्स्ट इसके जो स्कोप है वो है फोरेंसिक्स। इसमें कुछ साइंटिफिक मेथड्स को ये स्टडी, साइंटिफिक मेथड्स जस्ट लाइक डीएनए टेस्टिंग, बैलिस्टिक, सीटीसी, सारे जो हमारे पास मॉडर्न फोरेंसिक टेक्निक्स हैं उसको स्टडी करती है, ठीक है। और इंटीग्रेशन और डिसिप्लिन्स। फोरेंसिक क्रिमिनोलॉजी इनकॉर्पोरेट्स एलिमेंट्स ऑफ बायोलॉजी, केमिस्ट्री और दूसरे सारे लॉ, साइकोलॉजी, इन सारे मल्टी डिसिप्लिनरी जो अप्रोच है उसको लेकर चलती है सॉल्विंग क्राइम्स को, ठीक है, क्राइम को सॉल्व करने के लिए। नेक्स्ट इसके जो स्कोप है वो है क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशंस को स्टडी कर दिया। क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन के अंदर ये इन्वेस्टिगेशन टेक्निक्स को स्टडी करती है और उन इन्वेस्टिगेशन टेक्निक्स की बिहेवियर एनालिसिस करती है, यानी कि हाउ क्रिमिनल बिहेवियर पैटर्न्स को स्टडी करती है, मोटिवेशंस को स्टडी करती है। मोटिवेशंस का मतलब है कि वो कौन सी चीज़ें हैं जो कि लोगों को क्रिमिनल बिहेवियर की तरफ लेके आ रही हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो इसका स्कोप ऑफ जो पॉइंट ऑफ स्टडी है वो है प्रिवेंशन एंड रिहैबिलिटेशन। जो क्रिमिनोलॉजी है ये क्राइम प्रिवेंशन की स्ट्रेटजीज़ को स्टडी करती है और सजेस्ट करती है, ठीक है। रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम्स की इफ़ेक्टिवनेस और उसके जो ज़रूरत है उसके ऊपर बहस करती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, मेजर्स टू कंट्रोल रॉबरीज, डिकॉट्स एंड अर्बन स्ट्रीट क्रिमिनलिटी इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में अर्बन स्ट्रीट क्रिमिनलिटीज़ को, रॉबरीज़ को कैसे कम किया जा सकता है, उसके लिए जो है वो सजेस्टेड मेजर्स हैं कुछ। पहला जो है इन्हेंस पुलिस प्रेजेंस को बढ़ाया जाए, उसके लिए रेगुलर पेट्रोल्स को इन्हेंस किया जा सकता है, ठीक है। ख़ास तौर पे जो नाइट पेट्रोलिंग्स है उसको इन्हेंस किया जा सकता है। फिर कम्युनिटी इंगेजमेंट की जा सकती है, एक रिलेशनशिप पुलिस और कम्युनिटी के दरमियान इनकरेज किया जा सकता है, और जो है सस्पिशियस एक्टिविटीज़ को रिपोर्ट करने के लिए लोगों को मोटिवेट किया जा सकता है, ठीक है। फिर थर्ड जो सेकंड जो सजेशन है वो है यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी। सीसीटीवी सर्विलियंस, जो टेक्नोलॉजी है उसके यूज़ से भी हम रॉबरीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं, स्पेशली सीसीटीवी सर्विलियंस के ज़रिए, ठीक है। सीसीटीवी कैमरा जो है वो इंस्टॉल किया जाना, ज़्यादा से ज़्यादा सीसीटीवी कैमराज अर्बन एरियाज़ में स्पेशली वो जो है ना वो मॉनिटर कर सकते हैं क्रिमिनल एक्टिविटीज़ को और हमें इन्वेस्टिगेशन में मदद भी दे सकते हैं, ठीक है। फिर मोबाइल ऐप्स फॉर रिपोर्टिंग, मोबाइल एप्लीकेशंस जो है वो जो सिटीजन्स को अलाउ करती है कि वो फौरी तौर पे कोई भी क्राइम जो नॉन इंटेंशनली कहीं पे हो रहा है उसको रिपोर्ट कर सकें। ये जो मोबाइल एप्लीकेशंस हैं ये कम्युनिटी इंगेजमेंट को भी बढ़ाती हैं, ठीक है। जैसे पंजाब पुलिस की एक एप्लीकेशन है जिस पे आप क्राइम्स को रिपोर्ट कर सकते हो, वुमेन प्रोटेक्शन एप्लीकेशन है, ठीक है। फिर नेक्स्ट हमारे पास है क्राइम प्रिवेंशन प्रोग्राम्स है। थर्ड जो हो सकता है वो क्राइम प्रिवेंशन प्रोग्राम्स भी इंट्रोड्यूस करवाए जा सकते हैं। इसमें पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन्स हो सकती हैं, लोगों को एजुकेट करना कि वो किस तरह अपने हाउसेस को सिक्योर कर सकते हैं, सस्पिशियस बिहेवियर्स को जो है वो रिपोर्ट कर सकती हैं, ठीक है। और इस तरह से वो अपॉर्चुनिटीज़ को कम कर सकते हैं, रिड्यूस द अपॉर्चुनिटीज़ ऑफ क्राइम, ठीक है। फिर में कुछ कम्युनिटी प्रोग्राम्स इंट्रोड्यूस करवाए जा सकते हैं, जैसे नेबरहुड वॉच प्रोग्राम है। नेबरहुड वॉच प्रोग्राम का मतलब होता है कि आपने अपने इर्द गिर्द नज़र रखनी है, कोई भी सस्पिशियस एक्टिविटी आपको नज़र आती है फौरी तौर पे आपने जो है वो रिपोर्ट करनी है पुलिस को,
ठीक है। फिर लेजिस्लेटिव रिफॉर्म्स की जा सकती हैं, स्ट्रिक्ट पेनाल्टीज़ बनाई जा सकती हैं, रॉबरी और डिकॉर्ड्स के लिए सीरियस पेनाल्टीज़ जो हैं वो उनको लॉज को बनाया भी जाए और उनको इम्प्लीमेंट भी किया जाए। ठीक है। विटनेस प्रोटेक्शन लॉज पाकिस्तान के अंदर ना, लीगल सिस्टम के अंदर ये सिर्फ रॉबरी में नहीं, हर क्राइम में एक बहुत बड़ा इशू होता है और वो होता है विटनेस प्रोटेक्शन का। विटनेस जो होते हैं वो विटनेसेस अपनी प्रोटेक्शन के हवाले से काफ़ी ज़्यादा जो है वो कंसर्न्ड होते हैं। ठीक है, इसीलिए ज़्यादातर लोग गवाही नहीं देते। तो हम वी शुड स्ट्रेंथन द लॉज दैट प्रोटेक्ट विटनेस। ठीक है। फिर नेक्स्ट जो किया जा सकता है वो इम्प्रूव इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़। इस तरह के जो स्ट्रीट क्राइम्स और रॉबरीज वगैरह हैं ये वहाँ पे होते हैं जहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट और पावर्टी ज़्यादा हो। ठीक है, लोगों के पास अपने फाइनेंशियल ज़रूरतों को पूरे करने के लिए पैसे ना हो, तो वो ज़्यादातर जो है आ जाते हैं इन क्राइम्स की तरफ। ठीक है, तो इनको कम करने के लिए ज़रूरी है कि गवर्नमेंट जो है जॉब क्रिएशन प्रोग्राम स्टार्ट करे। ठीक है, साथ ही सोशल वेलफेयर प्रोग्राम्स भी स्टार्ट करें। जो एट रिस्क पॉपुलेशन है उसको कंट्रीब्यूट उसकी जो है वो उसकी कॉन्ट्रीब्यूशंस को इन्हेंस करने के लिए सोशल वेलफेयर प्रोग्राम स्टार्ट करें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है रिड्यूसिंग जुवेनाइल डेलिक्वेंसी थ्रो इन इंस्टीट्यूशनल रोल, प्रोफेशनल काउंसलिंग एंड इंक्रीज्ड केयर। इंस्टीट्यूशनल रोल, प्रोफेशनल काउंसलिंग और इंक्रीज्ड केयर के ज़रिए हम कैसे जुवेनाइल डेलिक्वेंसी को कम कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले आता है रोल ऑफ इंस्टीट्यूशंस आते हैं। इंस्टीट्यूशनल रोल को देख लेते हैं। इसमें एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस आते हैं, प्रिवेंटिव एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जस्ट लाइक स्कूल्स, कॉलेजेस। इसमें जो है प्रिवेंटिव प्रोग्राम्स इंट्रोड्यूस करवाए जा सकते हैं ताकि स्टूडेंट्स को एजुकेट किया जा सके और अबाउट द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डेलिक्वेंसी। ठीक है, और साथ में उनको लाइफ स्किल्स ट्रेनिंग वगैरह दी जा सके। ठीक है, काउंसलिंग सर्विसेज प्रोवाइड की जा सकती हैं, प्रोफेशनल काउंसलिंग जो भी स्कूल्स के अंदर, ताकि स्टूडेंट्स जो है उनके इमोशनल और बिहेवियरल इश्यूज़ को एड्रेस किया जा सके, क्योंकि डेलिक्वेंसी ही की जो असल वजह है वो इमोशनल बिहेवियर इश्यूज़ ही होती है। ठीक है, नेक्स्ट जो है हमारे पास जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम है। इसमें जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम जो है उसको चाहिए कि वो रिहैबिलिटेशन पे फोकस्ड हो। ठीक है, हमने जैसे पहले भी डिस्कस एक पेपर में किया था कि जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम का मतलब पनिशमेंट नहीं होता, उसका मकसद पनिश नहीं करना नहीं होता, उसका मतलब होता है रिहैबिलिटेट करना। ठीक है, और रिस्टोरेटिव जस्टिस प्रैक्टिसेस को इंश्योर करना चाहिए। थर्ड जो स्टेप लिया जा सकता है वो लिए जा सकते हैं कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशंस के हवाले से। इसमें जो है वो कुछ स्पोर्ट प्रोग्राम्स इंट्रोड्यूस करवाए जा सकते हैं, जस्ट लाइक लोकल ऑर्गेनाइजेशन मेंटोरशिप। लोकल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो मेंटोरशिप स्कूल्स के अंदर दें, स्टूडेंट्स को जो है वो कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज़ की तरफ लेके आए। ठीक है, और उनको जब वो कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज़ की तरफ आएंगे तो इट विल बी लेस चांस कि वो डेलिक्वेंट बिहेवियर की तरफ जाएं। ठीक है, फैमिली का सपोर्ट सर्विसेज इंट्रोड्यूस होनी चाहिए। फैमिली को चाहिए कि वो जुवेनाइल डेलिक्वेंसी जैसे इशू के अंदर जो है वो कंट्रीब्यूट करें, इस तरह के वो डोमेस्टिक वायलेंस, सब्सटेंसेस यूज़ और पेरेंटल सुपरविजन वगैरह को कंट्रोल करें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है चैलेंजेस फेस्ड बाय पुलिस इन कंट्रोलिंग क्राइम एंड मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर। पुलिस पाकिस्तान में पुलिस को लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए किन चैलेंजेस का सामना है। पहला तो सबसे पहले है करप्शन। करप्शन के अंदर जो है ना, करप्शन इज़ वन ऑफ द मेजर इश्यूज इन पुलिस डिपार्टमेंट। ठीक है, तो करप्शन जो है ना, एक तो ये इंटरनल करप्शन है जो कि पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर होती है ऑफिशियल्स और ऑफिसर्स की तरफ से। फिर ब्राइबरी एंड इंटिमिडेशन है, क्रिमिनल्स में यूज़ ब्राइबरी एंड इंटिमिडेशन टू इन्फ्लुएंस पुलिस एक्शन फर्दर कंपेलेटिंग ऑफर्स टू मेंटेन एंड लॉ एंड ऑर्डर। ठीक है, करप्शन जो है वो सिर्फ उस हवाले से नहीं होती, फाइनेंशियल हवाले से रिश्वत लेना, बल्कि करप्शन इस तरह से भी हो सकती है कि ऑफिसर्स या ऑफिशियल जो है पुलिस के वो अपना काम सफिशेंटली नहीं करते। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम जो है वो है इनसफिशिएंट रिसोर्सेज, लेक ऑफ फंडिंग है। पुलिस डिपार्टमेंट के पास जो है ना वो बजट्स की कमी है। ठीक है, उनके पास जो है वो अपने ऑफिसर्स को रिक्रूट करने के लिए, ट्रेन करने के लिए फंड्स की कमी है। फिर इन्वेस्टिगेशंस के अंदर बाज़ औक़ात जब आपको टेक्नोलॉजीज़ या इस तरह से ट्रैवलर्स की ज़रूरत पड़ती है तो वहाँ पे भी फंड्स की कमी होती है। ठीक है, सेकेंड जो रिसोर्सेज की कमी है वो है इनएडिक्वेट टेक्नोलॉजी, लेक ऑफ फोरेंसिक रिसोर्सेज है। ठीक है, या तो फोरेंसिक रिसोर्सेज है ही नहीं और जो है वो इनसफिशेंट है। ठीक है, वो प्रॉपरली काम नहीं करते, इनएक्टिव, और या फिर वो पुराने हो चुके हैं। तो इस तरह से इन्वेस्टिगेशंस का प्रोसेस जो है वो स्लो डाउन हो जाता है।
ठीक है। पॉलिटिकल, फिर थर्ड जो है वो है पॉलिटिकल इंटरफेरेंस है। पॉलिटिकल इंटरफेरेंस पाकिस्तान पुलिस डिपार्टमेंट में बहुत ज़्यादा है, जस्ट लाइक प्रेशर फ्रॉम पॉलिटिशियंस। ठीक है, वो जो सर्टेन वेज वो जो पुलिस ऑफिसर्स हैं उनके ऊपर प्रेशर डालती हैं। और दूसरा जो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस है वो ये है कि इन्फ्लुएंस ऑफ क्रिमिनल नेटवर्क्स। बहुत से क्रिमिनल नेटवर्क्स जो है ना वो डायरेक्ट पॉलिटिकल टाइज के अंदर हैं, तो वो इसकी वजह से ना क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशंस के ऊपर काफ़ी ज़्यादा असर पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट है पब्लिक परसेप्शन है। पब्लिक परसेप्शन जो है ना वो पुलिसिंग के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ख़ास तौर पे कम्युनिटी पुलिसिंग के लिए। तो पाकिस्तान के पुलिस डिपार्टमेंट के प्रॉब्लम का ये सामना है कि उनके लिए पब्लिक परसेप्शन अच्छी नहीं है। डिस्ट्रस्ट है इन पुलिस में, लोग पुलिस के ऊपर ट्रस्ट नहीं करते। ठीक है, दे से कि वो इनएफिशिएंट है, पुलिस जो है वो इनएफिशिएंट है, करप्ट है, इस तरह के टाइटल्स यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, और फिर फियर ऑफ रिटेलिएशन है। विक्टिम्स एंड विटनेसेस में हेजिटेट टू रिपोर्ट ए क्राइम ड्यू टू द फियर ऑफ रिटेलिएशन फ्रॉम क्रिमिनल्स। ज़्यादातर क्रिमिनल्स जो होते हैं ना वो बहुत ताकतवर, पाकिस्तान में ज़्यादातर क्रिमिनल्स होती हैं, तो विटनेसेस और जो है ना विक्टिम्स, वो इस बात से डरते हैं कि अगर वो क्राइम को रिपोर्ट करे तो उनको रिटेलिएशन का सामना करना पड़ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम जो है राइजिंग क्राइम रेट्स है। चूँकि हमने देखा कि पाकिस्तान के पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर जो है वो करप्शन है और लेक ऑफ रिसोर्सेज भी है, तो एक चैलेंज, जब क्रिमिनल रेट बढ़ता है तो वो पुलिस के लिए एक बड़ा चैलेंज बन जाता है ऐसे हालात में। ठीक है, अर्बनाइजेशन एंड पावर्टी, एक अर्बनाइजेशन के बढ़ने की वजह से, पावर्टी के इंक्रीज़ होने की वजह से जो है ना क्राइम्स का रेट हाई हो गया। लोग गाँव छोड़ के शहर तो चले जाते हैं, लेकिन वहाँ पे भी जब एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ नहीं होती तो लोग क्रिमिनल बिहेवियर्स की तरफ आ जाते हैं। ठीक है, यूथ डेलिक्वेंसी, राइजिंग जुवेनाइल डेलिक्वेंसी जो है ये एक एडिशनल चैलेंज है लॉ इन्फोर्समेंट के लिए। पाकिस्तान के अंदर जुवेनाइल डेलिक्वेंसी का रेट बढ़ता जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इंपॉर्टेंस ऑफ क्राइम सीन्स फॉर इन्वेस्टिगेशन एंड क्राइम सीन सर्च पैटर्न्स। क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन की अहमियत क्या है, उसके सर्च पैटर्न्स क्या है। इंपॉर्टेंस की अगर हम बात करें तो एविडेंस कलेक्शन के लिए ये ज़रूरी है। ठीक है, फिजिकल एविडेंसेस जस्ट लाइक फिंगरप्रिंट्स, डीएनए, वेपन्स, ईटीसी। ठीक है, रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ इवेंट्स है। इन्वेस्टिगेटर्स जो होते हैं ना फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन के थ्रू वो क्राइम के रिकन्स्ट्रक्ट भी कर सकते हैं। रिकन्स्ट्रक्शन इसलिए की जाती है ताकि सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स जो क्राइम्स की तरफ आए थे उसको अंडरस्टैंड किया जाए। ठीक है, कॉन्टेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग भी इसमें आती है। द क्राइम सीन कैन प्रोवाइड कॉन्टेक्स्ट अबाउट द क्राइम। हो सकता है क्राइम सीन से आपको क्राइम का कॉन्टेक्स्ट मिल जाए, जस्ट लाइक सर्कमस्टेंसेस, इंटरेक्शंस, मोटिव्स, ईटीसी। ठीक है, फिर है हमारे पास इस्टेब्लिशिंग अ टाइमलाइन। इन्वेस्टिगेशन जो है वो एक टाइमलाइन ऑफ इवेंट्स एविडेंट कर सकती हैं अगर वो क्राइम सीन को प्रॉपर्ली इन्वेस्टिगेट करें। ठीक है, फिर लीगल रेलिवेंस है। प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेसिंग जो क्राइम सीन की है वो लीगल कोर्ट में एज अ एविडेंस को सैम्पल करने के लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अब देखते हैं कि क्राइम सीन को सर्च करने के पैटर्न्स क्या है। पहला है ग्रिड पैटर्न। इन्वेस्टिगेटर डिवाइड सीन इनटू अ ग्रिड एंड सर्च इट सिस्टमैटिकली इन अ बैक एंड फोर्थ मोशन। दिस मेथड इज इफेक्टिव फॉर लार्जर एरियाज एंड हेल्प इंश्योर टू एविडेंस इज ओवरलुक्ड। क्राइम सीन को ग्रिड्स में तकसीम किया जा सकता है, उसको सिस्टमैटिकली बैक टू फोर्थ यानी स्टेप बाय स्टेप स्टडी किया जाता है। ये ऐसे क्राइम सीन्स के साथ किया जाता है जो जहाँ पे क्राइम सीन्स बहुत ज़्यादा बड़े एरियाज में हों। ठीक है, फिर है स्पाइरल मेथड। इन दिस मेथड इन्वेस्टिगेटर स्टार्ट फ्रॉम द आउटरीच एज ऑफ द क्राइम सीन एंड वर्क इनवर्ड अ स्पाइरल मैनर। This useful for confined spaces or even evidence is concentrated in a specific area। ये एक ऐसा पैटर्न है जहाँ पे इन्वेस्टिगेटर क्या करते हैं कि वो क्राइम के सीन के आउटरीच से स्टार्ट करते हैं और उसके अंदर ही घूम के जो स्पाइरल मैनर के अंदर यानी उसी क्राइम सीन के अंदर ही घूम, जब हमारे पास था ना ग्रिड पैटर्न उसमें ना एविडेंसेस को स्टेप बाय स्टेप स्टडी किया जाता है। इसमें स्टेप बाय स्टडी नहीं किया जाता बल्कि इसमें जो है स्पाइरल मेथड से स्टडी किया जाता है। ये ऐसे क्राइम सीन्स की इन्वेस्टिगेशन के लिए यूज़ होता है जो कन्फाइंड स्पेसिस में हो, ठीक है, कम जगहों पे हो। नेक्स्ट हमारे पास पैटर्न है जोन पैटर्न। द क्राइम सीन इज डिवाइडेड इनटू स्पेसिफिक जोन्स और सेक्शंस। क्राइम सीन को जोन्स और सेक्शंस में डिवाइड कर दिया जाता है और हर सेक्शन को इंडिपेंडेंटली स्टडी किया जाता है। ये ना ऐसे क्राइम्स के अंदर क्राइम इन्वेस्टिगेशंस के अंदर यूज होता है जहाँ पे क्राइम जो सीन है वो बहुत कम्प्लेक्स हो
और डिस्टिंक्ट एरियाज में हो, जस्ट एज किसी बिल्डिंग में हो, किसी व्हीकल में हो, कम्प्लेक्स जगह हो, और उसको स्टडी करने के लिए उसको जो है ना वो डिफरेंट जोन्स में तकसीम किया जाता है। फिर नेक्स्ट है हमारे पास लाइन पैटर्न। इन्वेस्टिगेट्स फॉर्म अ लाइन एंड सर्च इन पैरेलल लाइंस मूविंग सिस्टमैटिकली अक्रॉस द सीन। दिस मेथड ऑफन यूज्ड इन आउटडोर सीन्स एंड इज इफेक्टिव फॉर कवरिंग लार्ज एरियाज क्विकली। इसमें जो है ना इन्वेस्टिगेटर्स क्राइम सीन के अंदर एक लाइन बना देते हैं और फिर पैरेलल लाइनिंग करके उसको स्टडी करते हैं। ये एक ऐसी जगह पे स्टडी किया जाता है जहाँ पे आउटडोर क्राइम सीन हो और बहुत बड़े एरिया को आपको अगर तेज़ी से स्टडी करना है तो ये वाला पैटर्न यूज़ किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है इंटरनेशनल पुलिसिंग एंड मॉनिटरिंग ऑर्गेनाइजेशन कंट्रोलिंग ह्यूमन ट्रैफिकिंग को कंट्रोल करने के लिए इंटरनेशनल पुलिसिंग और मॉनिटरिंग ऑर्गेनाइजेशंस का क्या हाथ है। ठीक है, तो इसमें जो है वो इंटरनेशनल इफेक्ट्स ऑन कंट्रोल ह्यूमन ट्रैफिकिंग की अगर हम बात करें तो पहला है कोलैबोरेशन एंड इन्फॉर्मेशन शेयरिंग। डिफरेंट जो हमारे पास ऑर्गेनाइजेशंस हैं जस्ट एज इंटरपोल है, यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम है, यूरोपोल है, ये सारी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं ये एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट करती हैं और इन्फॉर्मेशन शेयर करती हैं। ये कोलैबोरेट इन्फॉर्मेशन शेयरिंग जो है ना ये इंश्योर करता है आइडेंटिफिकेशन एंड ट्रैक ऑफ ट्रैफिकिंग नेटवर्क्स का। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अपने मेंबर कंट्रीज़ को रिसोर्सेज भी प्रोवाइड करती हैं लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के हवाले से और ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करती हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है लीगल फ्रेमवर्क एंड ट्रीटीज़। ये जो हैं हमारे पास ऑर्गेनाइजेशंस ये प्रोटोकॉल्स और ट्रीटीज़ वगैरह भी साइन करती हैं ताकि मेंबर कंट्रीज़ को इंश्योर करवाया जाए कि वो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स को कंट्रोल करने में अपना एक्टिव जो रोल है वो प्ले करेंगे। ठीक है, जस्ट लाइक प्रोटोकॉल टू प्रिवेंट सप्रेस एंड पनिश ट्रैफिकिंग इन पर्सनस स्पेशली वुमेन एंड चिल्ड्रन। इस तरह के जो है ना ट्रैफिकिंग वगैरह को कंट्रोल करने के लिए लॉज पास किए जाते हैं, इंटरनेशनल लॉज पास किए जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है विक्टिम सपोर्ट सर्विसेज। ये विक्टिम सपोर्ट सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो है जब ये एनजीओज के साथ काम करती है। अब देखिए जो विक्टिम्स हैं ना ह्यूमन ट्रैफिकिंग या इस तरह के जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स के हैं उनको भी शेल्टर भी चाहिए होता है, मेडिकल केयर भी चाहिए होती है, लीगल असिस्टेंस रिहेबिलिटेशन वगैरह भी चाहिए होती है। तो उसके लिए जो है ना ये एनजीओज वगैरह से कोलैबोरेट करती हैं। अवेयरनेस कैंपेन्स हैं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो है जो ग्लोबल अवेयरनेस कैंपेन्स चलाती हैं ताकि लोगों को जो ऑर्गेनाइज क्राइम है ट्रैफिकिंग वगैरह के बारे में अवेयर किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेररिज्म एंड रेडिकलाइजेशन एज अ थ्रेट्स टू ग्लोबल पीस इकोनॉमी एंड स्टेबिलिटी। ये दोनों जो हैं टेररिज्म और रेडिकलेशन इनका ग्लोबल पीस इकोनॉमी स्टेबिलिटी पे क्या असर है। तो हम जो है ना वो करते हैं पहले इनको इम्पैक्ट ऑन ग्लोबल पीस है। ये टेररिज्म और जो है ना रेडिकलाइजेशन ये ग्लोबल पीस के लिए एक बिगेस्ट थ्रेट है। ठीक है, क्योंकि ये वायलेंट अटैक्स क्रिएट करते हैं, उसके वायलेंट अटैक्स जो है फियर और इंस्टेबिलिटी क्रिएट करते हैं और इसके नतीजे में क्या होता है डिप्लोमेटिक डेवलपमेंट्स और रीजनल डेवलपमेंट्स दोनों मुतासिर होती है। ठीक है, इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस है ये जो टेररिस्ट और दूसरी क्राइम्स हैं ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स जस्ट लाइक रेडिकलाइजेशन इनका जो इकोनॉमिक इम्पैक्ट है वो बहुत नेगेटिव होता है। इट इंक्लूड्स द डिस्ट्रक्शन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर्स होते हैं, लॉस ऑफ लाइव्स होती हैं। ठीक है, बिजनेस ऑपरेशंस जो है उसमें मुतासिर होती हैं। तो इससे क्या होता है कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स भी जो है वो मुतासिर होती है, टूरिज़्म मुतासिर होती है और सिक्योरिटी एक्सपेंडिचर्स वगैरह जो है वो उसके बढ़ने की वजह से ऑल ओवर जो इकोनॉमिक ग्रोथ है उसके ऊपर असर होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है रेडिकलाइजेशन प्रोसेसेस। Radicalizations can be fueled by various factors just like social economy, पॉलिटिकल गवर्नेंस वगैरह की वजह से ये हो सकती है। ये जो है ना एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजीज़ का फैलना सोशल मीडिया और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के ज़रिए ये क्या करता है कि लीडिंग टू राइज द लोन वोल्फ अटैक्स। ठीक है, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ टेररिस्ट नेटवर्क्स, डिसेंट्रलाइज्ड टेररिस्ट नेटवर्क्स इसके नतीजे में वजूद में आती है। ठीक है, सोशल कोहेंशन एंड नेक्स्ट टेररिज्म कैन लीड टू सोशल फ्रेगमेंटेशन मिसट्रस्ट अमंग कम्युनिटीज़। ठीक है, यानी कि सोशल जो कल्चर है उसको ये नेगेटिवली अफेक्ट करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है ग्लोबल रिस्पॉन्स। द थ्रेट टू टेररिज्म हैव
प्रॉम्प्टेड इंटरनेशनल कोऑपरेशन एंड कोएलिशंस टू कॉम्बैट एक्सट्रीमिज़म और टेररिज्म को, जो कि एक ग्लोबल इशू है, यानी कि आप इसे कह लो कि एक ऐसा इशू है जिसमें डिफरेंट कंट्रीज़ के लोग इन्वॉल्व होते हैं, तो इसके लिए जो है वो ग्लोबल रिस्पॉन्स, ग्लोबल इनिशिएटिव्स लिए जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है रोल ऑफ एफआई इन कंट्रोलिंग ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स। ये क्वेश्चन जो है हमारे पास पेपर्स में बहुत ज़्यादा रिपीट हुआ है, तो इसका रोल हमने अभी पिछले पेपर में डिस्कस किया था, इसको हम बस ओवरऑल देख लेते हैं। इन्वेस्टिगेशन और प्रोसिक्यूशंस करती है एफआईए जो है इस तरह के क्राइम जस्ट लाइक ह्यूमन ट्रैफिकिंग, मनी लॉन्ड्रिंग, ड्रग ट्रैफिकिंग, साइबर क्राइम जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है, ठीक है। एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग एफर्ट्स जो है इसकी पाकिस्तान के अंदर वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कोलैबोरेटिंग विद इंटरनेशनल एजेंसीज जस्ट लाइक इंटरपोल के साथ ये कोलैबोरेट करती है ताकि ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स को रोका जा सके, ठीक है। पब्लिक अवेयरनेस क्राइम्स चलाती है, कैंपेन्स चलाती है अबाउट द ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स, ठीक है। पॉलिसी एडवोकेसी करती है, पॉलिसी ये जो गवर्नमेंट है उसको सजेस्ट करती है कि जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स है उसको कंट्रोल करने के लिए किस तरह के लॉज एंड रेगुलेशंस बनाए जाने चाहिए, ठीक है। सो दैट वाज ऑल अबाउट 2023 एग्जाम।